हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को एसएससी क्लास पतुत में स्वागत है। मैं आप सभी को आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर पतुत के सभी छात्रों को बिहार बोर्ड के 10th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। और आप लोग यहां पर इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं कि तीसरा चैप्टर पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, उसके आगे के तीसरे चैप्टर में जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें तीसरे चैप्टर में मुद्रा, बचत एवं साख है और टॉपिक है मुद्रा के आर्थिक महत्व। मुद्रा के आर्थिक महत्व में कह रहा है कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है। बात सही। मुद्रा का मतलब ही, मुद्रा क्या है ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो मुद्रा रुपया, पैसा, जो कि पूरे अर्थव्यवस्था को चलाने का एक माध्यम है, प्रणाली है, सिस्टम। और यह क्या कर रहा है, यह जो है आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा काफी महत्व रखता है। तो किस तरह से, तो ये कहता है कि यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। निश्चित बात। आप लोग को पता है कि जब प्राचीन काल में लोग अपनी दैनिक वस्तुओं को, एक दूसरे के जरूरतों को पूरा करते थे एक दूसरे के वस्तुओं के माध्यम से, और लोग जो उपयोगी वस्तु होती थी, जो खुद की जरूरत भी सीमित होती थी, उसको अपने में पूरा कर लेते। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, उसके हिसाब से मांग भी बढ़ी और सभी लोग सभी वस्तुओं का प्रोडक्शन घर पर नहीं कर सकते। तो यही वजह कि मुद्रा का विकास हुआ। और उस मुद्रा के विकास में मुद्रा अगर ना हो, समाज से वर्तमान में हटा देगा हम, तो निश्चित है कि पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है कैसी हो जाएगी, अस्त व्यस्त। आपको बता दें कि यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक विकास या प्रगति नहीं। एकदम सत्य बात कहा गया है, आपकी किताब में लिखी गई बात है। और ये मैं कहीं और से नहीं, आपकी किताब में ही, आप किताब सामने रखिए, आपको किताब से ही सारा चीज़ अवेलेबल है। जो मैं बात बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपके शायद बुक में भी क्वेश्चन हो, या हो सकता है कि बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि आर्थिक जीवन में मुद्रा का क्या महत्व है, या मुद्रा का आर्थिक विकास से क्या मतलब है, इससे आपको जो है समझाना है ना। तो इस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर कह रहा है कि आपको पता है कि दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है और मिश्रित। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि चाहे वह पूंजीवादी व्यवस्था हो, चाहे वह समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, इनमें से सभी में से कोई भी अर्थव्यवस्था, इन सभी में आर्थिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करती है, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है मुद्रा करती है। कौन करती है महत्वपूर्ण भूमिका अदा? मुद्रा। अगर मुद्रा नहीं होगी तो चाहे किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो दुनिया में, बिना मुद्रा के विकास पॉसिबल नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर मुद्रा का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। कौन प्रकाश डाल रहे हैं? तो प्रोफेसर क्राउथर साहब कह रहे हैं कि ज्ञान के प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है। यानी कि जो आज ज्ञान हम लोग को प्राप्त हुआ है, ज्ञान के आधार पर ही आज हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र में कह रहा है चक्र, चक्र मतलब चक्का। इससे कि आज आप देख रहे हैं कि जितने भी है, सभी वाहनों से लेकर के छोटी मोटी वाहन से लेकर के बड़ी बड़ी कितनी भारी वाहन है, उस सभी में चक्का लगा। ये भी एक तरह से जो कि अर्थतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहिया इसको कह सकते। तो अर्थशास्त्र में चक्र का आविष्कार है, जो कि चाक। उसी तरह से विज्ञान के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो अग्नि विज्ञान में आप देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े मिसाइल बनाए जाते हैं, या जितने भी ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सब अग्नि का रूप ही है। तो ये भी एक तरह से विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। राजनीति शास्त्र में वोट का है, ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि मनुष्य के आर्थिक व्यवसायिक जीवन में मुद्रा का सर्वाधिक जो है उपयोगी। यानी कि अगर मुद्रा अगर नहीं हो तो चाहे वह कैसी भी अर्थव्यवस्था हो, उसका संसार में किसी भी देश का विकास संभव नहीं, अर्थात असंभव।
यही जो है स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है कि आधुनिक जीवन के प्रत्येक दिशा में मुद्रा के द्वारा जीवन क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। अगर मुद्रा ना हो तो संसार में प्रगति नहीं हो सकता। और इसके विषय में कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि इसके विषय में जीवन जो है, अब हम लोग देखेंगे कि मुद्रा से क्या लाभ होता है। मुद्रा के आर्थिक महत्व तो पढ़ लिए, अब उसके बाद देखेंगे कि मुद्रा से लाभ। तो मुद्रा से सबसे पहले लाभ जो है बता रहा है कि मुद्रा से सबसे पहले उपभोक्ता को लाभ होता है। सबसे पहले उपभोक्ता को लाभ। उपभोक्ता कहने का मतलब क्या? उपभोक्ता मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वह अपनी इच्छा अनुसार कोई वस्तु को खरीदना चाहता है, पाना चाहता है, तो वह खरीदने के लिए पैसा देगा और वो वस्तु को खरीद लेगा। मुद्रा देगा किसी को डायरेक्ट जो है और उसे अपना जो है ले सकते हैं। मान लीजिए कि मुझको कहीं जाने का मन कर रहा है, मेरे पास वह वाहन नहीं है। अगर सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में जो व्यक्ति गरीब है लेकिन उसको शादी करने जाना है तो 4 व्हीलर चाहिए, तो वह पैसा देगा, उससे वह अपना वो सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सर्विस। ये सिंपल उदाहरण। दूसरा क्या कर रहा है? पहला तो हो गया कि मुद्रा से उत्पादक को लाभ, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, और दूसरा है मुद्रा से उत्पादक को लाभ। उत्पादक मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको लाभ है, अर्थात कि उसके पास ऑलरेडी पहले से पैसा अवेलेबल है और उससे वह वस्तु का सृजन किया और वह वस्तु का तो खुद इस्तेमाल कर ही सकता है, साथ में वह दूसरे को भी देगा जिससे वह व्यक्ति उसका लाभ लेगा और उसके बदले उसको पैसा प्राप्त होगा। अर्थात जो उसके पास सर्विस है या जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बदले वह उससे क्या करेगा? पैसा अर्जित करेगा, अर्थात मुद्रा अर्जित करेगा। और वह मुद्रा अर्जित करके पुनः दूसरे को क्या कर सकता है? दूसरे जगह या फिर दूसरे जो है प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकता है। तो एक हुआ कि मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, दूसरा हो गया मुद्रा से उत्पादक को लाभ, तीसरा क्या होता है? तो मुद्रा और साख। मुद्रा और साख का मतलब क्या है? तो मुद्रा और साख का मतलब यही है कि रुपया है, पैसा है। अब जैसे कि सिंपल समझिएगा कि कोई व्यक्ति घर बनाया, अब वो घर बनाया तो घर तो उठा करके ले नहीं जा सकता, तो उसके बदले वह घर बेच देगा और घर बेच करके वह मुद्रा को उठा करके कहीं भी आराम से ले जा सकता है। लेकिन अगर वह घर रहेगा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये मुद्रा हुआ। साख मतलब क्या हुआ? साख का मतलब यह हुआ कि जब मुद्रा पर वेरीफाई रहता है, आप देखते हैं कि लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपये 200 रुपये जो भी है अदा करने का वचन देता हूँ, तो ये वेरीफाइड रहता है सरकार के द्वारा। तो उस पर मतलब कहने का यह है कि जितना लिखा हुआ है वो विश्वास है कि अगर ये कहीं भी जाएगा उस क्षेत्र के अंतर्गत, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जिस देश के द्वारा ये जारी किया गया मुद्रा है, तो उस देश के सभी लोगों को विश्वास होता है, बिलीव होता है कि हाँ इस वस्तु का ये जनरल जो है इतना है तो इतना ही रहेगा, कहीं ना इसका वैल्यू घटेगा ना वैल्यू बढ़ेगा। अर्थात कहने का मतलब कि साख, साख मतलब विश्वास हो गया। तीसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से निराकरण। का निराकरण मतलब क्या है? तो मतलब यही है कि जब प्राचीन काल में लोग थे, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, मुद्रा के कोई भी रूप, आप ऑलरेडी मुद्रा के बहुत सारे रूपों के विकास के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कोई भी रूप हो तब मुद्रा में वस्तु विनिमय प्रणाली जो कि वस्तु से वस्तु के लेन देन था। अब मान लीजिए कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई आती थी, बहुत सारी कठिनाई आती थी। तो उन कठिनाइयों से क्या हम निकले, बचे, क्योंकि अब मान लीजिए कि किसी को क्या चाहिए और किसी को क्या चाहिए और किसी के पास क्या अवेलेबल है, तो ऐसे में तो कन्फ्यूजन होता था, दूसरे में कि खरीदने में परेशानी होती थी, सुविधा का लाभ ठीक से कोई ले नहीं पाता था। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों से निराकरण हुआ। अगला है मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा और पूंजी की तरलता, मुद्रा और पूंजी की तरलता भी इसी बात से जुड़ा हुआ है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो पैसा है हम
एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। एक से दूसरे रूपों में जो है क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे रूपों में इसको प्रवाह कर सकते हैं। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको जो है अभी कोई वस्तु खरीदना है, तो कोई वस्तु खरीदना है तो तुरंत खरीद लीजिए। पुनः मन है कि इस वस्तु को हम क्या करें, प्रोडक्शन के लिए लगा दें। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री लगाए, तो फैक्ट्री लगाए, पैसा लगाए, उसमें पैसा आया, फिर पैसा आया, फिर पैसा से दूसरा फैक्ट्री लगा दिया। तो ये क्या है, मुद्रा की तरलता है। यानी कि एक से दूसरे रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एक से दूसरे व्यक्तियों को संतुष्ट कर सकते हैं। अगला है मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, सॉरी, मुद्रा और पूंजी निर्माण। मुद्रा और पूंजी निर्माण, मुद्रा और पूंजी निर्माण में क्या है कि जब मैं किसी व्यक्ति को सुविधा दे रहा हूँ, फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो फैसिलिटी देने के बाद मेरे पास जो है, जो उससे प्राप्त इनकम होगा, इनकम मतलब आय, अर्थात पूंजी निर्माण। अर्थात क्या होगा, पूंजी निर्माण। तब पूंजी निर्माण जब होगा, यानी कि जब मेरे पास रुपया पैसा आएगा, उसको हम जमा करेंगे, तो एक तरह से यह होगा कि आगे चल करके मैं जो सुविधा अभी अवेलेबल करा रहा हूँ, वह दूसरा और ज़्यादा क्या होगा, अवेलेबल होगा, और दूसरा ज़्यादा जो है मैं क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। कहने का मतलब यह है। आगे है मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। मुद्रा और बड़े पैमाने का उद्योग, रुपया पैसा है, मेरे पास पैसा है, तो जैसे कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति, आप बहुत सारे स्टोरी, ऐसे शॉर्ट स्टोरी सुने होंगे, है ना, जैसे कि धीरू भाई अंबानी जो थे बेचारे, छोटे से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप का काम करते थे, उसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कितना जो है इंटरनेशनली उद्योगपति बने हुए हैं। तो वही कह रहा है कि जब आपके पास मुद्रा होगा, पूंजी का निर्माण होगा, तो निश्चित है कि मुद्रा के द्वारा आप बड़े बड़े पैमाने के उद्योगों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जब बड़े पैमाने के उद्योग हैं, तो छोटे पैमाने के उद्योग से ही वह बड़े पैमाने के उद्योग बनते हैं। और कब बनेंगे, जब पूंजी के निर्माण होगी तब। तो पूंजी के निर्माण जरूरी है, और पूंजी के निर्माण के माध्यम से हम मुद्रा के माध्यम से, है ना, बड़े पैमाने का उद्योगों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अगला है मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मुद्रा और आर्थिक प्रगति, तो आप ऑलरेडी पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक वृद्धि। तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि आर्थिक प्रगति मुद्रा के द्वारा ही पॉसिबल है, और मुद्रा जो कि देश के, किसी भी देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, अर्थात वृद्धि के लिए ये सबसे अच्छा जो है काम करते हैं। और किसी भी देश के प्रगति का क्या होता है, मुद्रा सूचक होता है। यानी कि आपके देश में आप सुनते होंगे कि हमारे देश में जो है किसी विदेशी जो है मुद्रा का इतना भंडार है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आप उस देश से ज़्यादा जो है अपने देश के वस्तुओं को बेचते हैं, जिससे आपको इनकम अर्थात पूंजी निर्माण होता है। और आगे चल करके पुनः उसको जो है आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे उद्योगों का और क्रिएशन कर सकते हैं। आगे है मुद्रा और सामाजिक कल्याण। इसका सबसे ज़्यादा रिलेशन सामाजिक कल्याण से। आपको पता है कि मुद्रा अगर है तो मुद्रा एक माध्यम है, और देश के विकास के लिए, देश के विकास कब होगा, जब प्रति व्यक्ति इनकम अच्छा होगा, अर्थात पर कैपेसिटा इनकम अच्छा होगा, तो नेशनल इनकम अपने आप अच्छा हो जाता है। आपको ऑलरेडी दूसरे चैप्टर में ही शायद पढ़े हैं इनकम में, है ना। तो इनकम जब ठीक होगा प्रति व्यक्ति का, तो नेशनल इनकम अपने आप अच्छा हो जाएगा। और प्रति व्यक्ति जब मतलब निकल रहा है, तो प्रति व्यक्ति मतलब कि एक एक व्यक्ति से बनता है समाज, और समाज से ही सामाजिक और सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण करने का मतलब कि जब एक एक व्यक्ति की स्थिति ठीक होगी, तो निश्चित है कि एक समाज का कल्याण होगा। और जब एक समाज बनेगा, एक बेहतर समाज बनेगा, तो निश्चित है कि समाज के हर व्यक्ति उस सुविधा और सेवाओं का अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि देश का क्या होगा, कल्याण होगा। और आपको पता है कि सामाजिक कल्याण में 5 मूलभूत आवश्यकताएं आज के समय में हैं, और वह कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है रोटी, कपड़ा, मकान
मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। और ये सभी ये क्या है, एक मनुष्य के मूलभूत यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये सबसे आईएमपी है, वेरी ना। अगर ये चीज अवेलेबल सभी तक अच्छे से अगर पहुंच जाए तो देश के आर्थिक प्रगति में और मुद्रा और सामाजिक कल्याण में इनका एक तरह से बेहतरीन रोल होता है ना। अगर ये ना हो तो समाज और देश का कल्याण पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो मुद्रा के विषय में जान गए। मुद्रा के बाद अब हम लोग देखेंगे बचत। बचत इसको अंग्रेजी में सेविंग कहते हैं। सेविंग जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का पूंजी निर्माण होता है। और सबसे पहले क्या है कि बचत कहते किसको है, तब बचत का मतलब यह है कि कुल आय की वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उपभोग कहते हैं। तथा कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे बचत कहते हैं। मतलब तो शायद न समझ होंगे। कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि खाना पर खर्च किया, कपड़ा पर किया, तो ये सभी क्या है, तत्काल जो वस्तु और सेवा पर खर्च किया तो वो क्या हो गया, खर्च हो गया। लेकिन जब वही हम टिकाऊ वस्तु का मतलब क्या है, जैसे कि अब हम घर बना लिए, पलंग खरीद लिए, सोफा खरीद लिए, मशीन खरीद लिए, 4 चक्का खरीद लिए, 2 चक्का खरीद लिए, जो भी खरीद लिए, ये सभी क्या है, टिकाऊ है, कुछ दिन टिकता जरूर। एक तरह से क्या है, बचत है। इसको सिंपली यहाँ पर समझाया है कि आय तथा उपभोग के अंतर, यानी कि जितना हम कमाते हैं और कमाने के बाद जितना हम खर्च करते हैं। मैथ में आप खूब पढ़े होंगे, है ना, जिसमें जो है आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसमें ऑलरेडी आपको पता होगा कि आप देखते होंगे किसमें, तो लाभ प्रतिशत और लाभ हानि में, लाभ हानि और प्रतिशत जो मैथ पढ़ते होंगे तो उसमें देता है कि एक व्यक्ति जो है 1 महीना में इतना रुपया कमाता है, इतना रुपया इस वस्तु पर, इतना रुपया इस वस्तु पर, इतना रुपया इस वस्तु पर खर्च करता है। तो बताइए अपने मंथली का कितना सेविंग करता है। सेविंग मतलब बचत, ये मैथ का है ना। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि जब व्यक्ति कमाता है, यानी कि जितना इनकम है, और उस इनकम के बाद जितना वह खर्च मतलब कि उपभोग करता है ना। इसको सिंपल यहाँ पर समझिए, खर्च, उपभोग है ना। अंग्रेजी में कंजम्पशन होता है। आप मुद्रा के विषय में जब पढ़िएगा, मुद्रा के बाद बचत पढ़िएगा, या सरकार के द्वारा जो जारी होता है बजट, उसमें बार बार उपभोग की बात बोलती रहती है, आप बोलते रहते हैं हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी। तो कहने का मतलब यह है कि ये कंजम्पशन और इनकम, इसको जैसे ही मतलब अगर सेविंग निकालना है तो हमको मान लीजिए कि अगर 1000 रुपया हम कमाते हैं, खर्च कितना करते हैं, 500 रुपया, सेविंग कितना हुआ, तो 500 रुपया सेविंग हुआ, यानी कि इतना मेरा बचत हुआ मंथली का। कहने का मतलब है इस तरह से बचत है। अब बचत के प्रकार के बारे में बोल रहा है कि कितने होते हैं बचत प्रकार। तो बचत के प्रकार में 2 प्रकार के बचत होता है। कौन कौन से, तो एक होता है नगद बचत और दूसरा है वस्तु संचय। नगद कहने का मतलब अंग्रेजी में समझ सकते हैं डायरेक्ट, सेविंग इन कैश, यानी कि मुद्रा के रूप में जो आपका बचत हुआ। इसे मैंने अभी बताया कि मैं 500 रुपया खर्च कर देता हूँ और 500 रुपया मेरा बच जाता है। 1000 रुपया में से 500 रुपया खर्च कर देता हूँ तो 500 रुपया मेरा बच जाता है सेविंग के रूप में। तो ये डायरेक्ट मुद्रा है, रुपया पैसा है। लेकिन जब मैं वही कहूँ कि मैं मंथली का 10,000 रुपया क्या करता हूँ, कमाता हूँ, जिसमें मैंने 7,000 का क्या कर लिया, मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, तो ये क्या है, वस्तु संचय हो गया। क्या हो गया, सेविंग इन गुड्स, यानी कि वह पैसा मैंने किया, खर्च नहीं है, लेकिन क्या है,
वह खर्च नहीं है। जब अकाउंट्स पढ़िएगा तो अकाउंट्स में सारा चीज़ का जिक्र होता है ना। यहाँ पर सेविंग इन गुड्स यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है कहता है कि मैंने खर्च कर दिया मोबाइल लेने में, तो वो खर्च नहीं है, वह सेविंग ही है, लेकिन किस रूप में है, तो गुड्स के रूप में। अर्थात दो तरह के बचत होते हैं। सेविंग कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है नगद बचत और एक होता है वस्तु संचय के रूप में, जिसको बोलते हैं सेविंग इन गुड्स। यह कहता है, क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि कुल आय का कुछ ऐसा भी अंश होता है जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं पर, किसी भी प्रकार की वस्तु पर व्यय नहीं किया जाता है। यानी कि किसी प्रकार के वस्तु पर व्यय मतलब खर्च नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संचय कहते हैं या नगद बचत कहते हैं। सेविंग इन गुड्स, इसका परिभाषा हो गया, इसका आपको यहाँ पर परिभाषा हो गया, है ना। जबकि वस्तु संचय को विनियोग कहते हैं। वस्तु संचय को क्या बोलते हैं, विनियोग। आप सुने होंगे बहुत ज़्यादा, आप सुने होंगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि क्या करना, पूंजी लगाना। जिससे कि कोई व्यक्ति अब फैक्ट्री लगा रहा है, तो ये थोड़ी कर सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खर्च कर दिया फैक्ट्री लगाने में, तो वो खर्च नहीं है, वो क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है विनियोग, और विनियोग को अंग्रेजी में आप अच्छे से समझ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बोलेंगे तो डायरेक्ट समझिए कि मतलब निवेश करना है। निवेश मतलब लगाना, पैसा क्या करना, लगाना, जिससे कि पुनः फिर क्या हो, पैसा की प्राप्ति हो, मुद्रा की प्राप्ति हो। तो इसीलिए अर्थशास्त्री जो हैं कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था के स्थायित्व एवं विकास के लिए, स्थायित्व मतलब होता है स्टेबिलिटी, और विकास मतलब डेवलपमेंट। स्टेबिलिटी लाने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना होगा, बचत एवं विनियोग। यानी कि जितना हम सेविंग कर रहे हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये क्या है, ये दोनों बराबर है। ये क्या है, दोनों बराबर है। अगर मेरे पास रुपया पैसा, आप सिंपल समझते होंगे लोकल भाषा में कि मेरे पास इतना रुपया था तब मैंने सोना खरीदने में इतना रुपया लगा दिया, तो वो सोना खरीदा या चांदी खरीदा या 4 चक्का खरीदा या जमीन खरीद लिया, तो पैसा जो है सेविंग है उसका, वो भी सेविंग है। तो किस रूप में है, विनियोग के रूप में है। विनियोग के रूप मतलब वस्तु संचय के रूप में है, डायरेक्ट कैश नहीं। कोई व्यक्ति है बैंक में जाता है, पैसा जमा कर देता है, तो पैसा जमा किया। कोई व्यक्ति है बैंक में जा करके सोना चांदी जमा करता है या कोई भी बहुमूल्य कीमती वस्तु जमा करता है, तो क्या है, वो भी एक सेविंग ही है ना। तो इस तरह से आज आपका बचत का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। मुद्रा का पूरा टॉपिक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग साख जो टॉपिक है वह अगले वीडियो में, अगले क्लास में जो है हम पढ़ेंगे। आप सभी को हम बताते हैं कि अच्छे से क्लास को पढ़िए, क्वेश्चन इससे संबंधित होगा उसको बना करके लाइएगा। और आप सभी को एसएससी क्लास के तरफ से आप बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और आप अपने संबंधित जितने भी मित्र हैं उन सभी को इसके विषय में सूचित कीजिए। खास करके आर्यभट्ट के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन में आइएगा तो पुनः वहीं से पढ़ाई शुरू होगी जहाँ से आपको हम वीडियो में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं, उसी के बाद से। इसलिए आपको ध्यान देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।